हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के फसल उत्पादन एवं प्रबंध के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, आज हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपने जब वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है चैप्टर का कि उचित शब्द छाँट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। पहला फिल हमारा क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। बच्चों हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जब हम एक ही तरह के पौधों को किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं तो हम उसको फसल कहते हैं। तो यहीं पर यही हमें फसल भरना है। ठीक है, तो इसको पहले में क्या भरना है, हमें फसल भरना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। मिट्टी की डैश होती है मतलब हमने कृषि पद्धतियाँ पढ़ी। पहला स्टेप किसान को क्या करना होता था, मिट्टी की तैयारी करना होता था। तो इसमें क्या आएगा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्या मतलब हुआ, क्षतिग्रस्त बीज क्या मत होते हैं बच्चों, क्षतिग्रस्त बीज वो होते हैं जो थोड़े ख़राब होते हैं, जो हल्के होते हैं। मान लो बच्चों मैंने अच्छे भी चना लिया है, चने की हमने बीज लिए हैं। तो जब हम बीजों को हम बीकर में डालेंगे तो जो ख़राब बीज होंगे, क्षतिग्रस्त बीज होंगे, वो ऊपर तैरने लगेंगे जो हल्के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अब फोर्थ है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश चाहिए आवश्यक है। तो हमें पता है मिट्टी में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जल हमें मिट्टी द्वारा मिलता है पौधों को, और कई से मिट्टी से पोषक पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो हमें फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए होता है, जल तथा पोषक आवश्यक है। तो इसमें फोर्थ में क्या आएगा, जल तथा पोषक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। क्या मतलब हुआ, इसमें हमें कॉलम को हमें मिलान करना है, ये मिलान चिन्ह है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पॉइंट दिया है खरीफ फसल। बच्चों हमें पता है खरीफ फसल क्या होती है, जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, खरीफ फसल के इसमें गेहूं, चना, मटर, धान और मक्का, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो खरीफ फसल के उदाहरण हमने पढ़ा था, क्या होता था, धान और मक्का। तो हम सेकंड क्वेश्चन का पहला किससे मिलान करेंगे, पहला हम मिलान करेंगे ई से। ठीक है, ई में क्या है, धान और मक्का। खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, धान और मक्का। सेकंड दे रखा है रबी फसल, गेहूं, चना, मटर। रबी फसल का क्या आ जाएगा, हमने रबी फसल के एग्जाम्पल पढ़े थे, गेहूं, चना तथा मटर। ठीक है, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, सेकंड का आ जाएगा डी। ठीक है बच्चों, थर्ड है रासायनिक उर्वरक। बच्चों हमें पता है हमें फसल को अगर अच्छी करनी है, उसकी वृद्धि करनी है, तो उसमें हमें उर्वरक या फिर खाद डालने होते हैं। तो हमने कई उर्वरकों के नाम पढ़े थे, जैसे ठीक है, तो इसमें उर्वरक के किसको हम मिलान करेंगे, यूरिया एफ सुपर फॉस्फेट। तो हम थर्ड का किसके साथ करेंगे, बी के साथ। रासायनिक उर्वरक का करेंगे हम यूरिया एफ सुपर फॉस्फेट, तो हम थर्ड का करेंगे बी के साथ। ठीक है बच्चों, हमने थर्ड का बी के साथ कर दिया। अब लास्ट है कार्बनिक खाद। बच्चों हमें पता है जो खाद होती है वो पशु अपशिष्ट, मतलब जो उनका वेस्ट होता है, और जो सड़े गले पादप होते हैं, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बनिक खाद का लिखेंगे पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, तो लास्ट का किसके साथ हम करेंगे, सी के साथ। तो फोर्थ का करेंगे हम सी के साथ। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। हमने इन दोनों के एग्जाम्पल देने, तो बहुत इजी, अभी हम करके ही हटें। तो खरीफ फसल के उदाहरण क्या दे देंगे हम, मक्का और धान, और रबी फसल के गेहूँ और चना। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। पहला बोल रहे हैं मिट्टी तैयार करना। बच्चों हमने पढ़ा था कृषि पद्धतियाँ होती हैं, जो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है किसान को मिट्टी तैयार करना होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, किसान को मिट्टी को उलटना पलटना होता है, चाहे वो किसी भी औजार से करे, और पोला बनाना होता है। ठीक है, तो क्या करना होता है, किसान को मिट्टी को उलटना पलटना होता है और पोला बनाना होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो जब हम पोली जो मिट्टी होती है बच्चों,
जब पोली मिट्टी होती है ना, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, केंचुए होते हैं, उनकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं जो ये किसानों के फ्रेंड्स होते हैं, तो और ज़्यादा मिट्टी को पोली बनाते हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हम जब मिट्टी को उल्टेंगे पलटेंगे, उसको पोला बनाएंगे, तो जो खनिज पदार्थ होंगे मिट्टी में जो होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जिससे पौधों की वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, ये सब आप लिख दिए, इस क्वेश्चन में लिख देना। सेकंड है बुआई। बुआई करना किसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला स्टेप होता है बुआई करना। ठीक है बच्चों, किसान को देखना होता है कौन से बीज हैं, अच्छे बीज हैं, अच्छी गुणवत्ता के साफ बीज उसे लाने होते हैं। फिर उसको कैसे बुआई करना होता है, सेम डिस्टेंस से, सेम दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर बीजों को बोना होता है, ताकि एक साथ घने ना हो जाए पौधे ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये बुआई होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रही है, निराई। बच्चों हमें पता है हमारे खेत में कई खरपतवार उग जाते हैं, तो इन्हीं खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। बच्चों निराई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो जो खरपतवार है अगर वो फसल के साथ उगते जाएंगे तो हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो इस निराई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये निराई की बातें आप लिख सकते हैं इसमें। अब लास्ट है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बच्चों, जब हम भूसे में से हमारी फसल उग गई, हमने कटाई कर ली, तो हमने जब उन भूसों में से दानों को निकालना होता है तो उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग इसको ही कहते हैं। तो क्या होता है, थ्रेशिंग में हमें क्या करना होता है, भूसे से दानों को निकालने के बाद उसको भंडारण करके रखना होता है, तो ये इसे थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको याद हो तो हमने नोट्स बनाते समय भी किया था, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हमने क्या पढ़ा था, उर्वरक क्या है, उर्वरक को कहाँ पर उसका उत्पादन किया जाता है, उसको कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में। और जो खाद होती है उसको कहाँ बनाया जाता है, घरों में बनाया जा सकता है, खेत में बनाया जा सकता है। जो उर्वरक होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन जो खाद है वो तो सभी बना सकते हैं, खेत में बनाए, घर में बनाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट आप देख लीजिए। ये ये क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस आता है, ये एग्जाम में भी बहुत आता है, तो आप इसे एक तरह से इम्पोर्टेंट ही माननी है। ठीक है बच्चों, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं। ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं, और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ इसको मिलाकर, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करिए। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था सिंचाई किसे कहते हैं, एक निश्चित अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से मतलब मैन मेड, मतलब जैसे कृत्रिम रूप से मतलब बारिश का पानी नहीं, जो आदमी देता है उस खेत को पानी, उसे कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है, हमें पता है ये बात। ठीक है, तो सिंचाई किसे कहते हैं, फसलों को निश्चित अंतराल पर जल देना सिंचाई कहलाता है। अब इन्होंने पूछा जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। हमने पढ़ा था कि सिंचाई कैसे कैसे कर सकते हैं, एक पढ़ा था हमने छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र से, आप याद कीजिए, आपको याद होगा। तो छिड़काव तंत्र के बारे में थोड़ी सी बातें आप लिख दीजिए, और ड्रिप तंत्र के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप इसे छोटे में लिख दीजिए कि गेहूं एक रबी फसल है, सिंपल मतलब भाषा में। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आप पहले गेहूं की डेफिनेशन, मतलब खरीफ फसल की डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर जो पूछा है उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन को समझाती हूँ। बच्चों गेहूं को खरीफ ऋतु में क्यों उगाया जा, अगर हम गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाते हैं तो क्या होगा। बच्चों हमें पता है जो गेहूं है एक रबी फसल है, हमें पता है ना कि जो गेहूं है वो रबी फसल है, उसको मतलब शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, और खरीफ फसलें क्या होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि जब खरीफ फसल उगाने का समय होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हमें अगर हम गेहूं को बारिश के मौसम में उगाएंगे तो उसमें गेहूं के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाएगी, जिससे वो सड़कर ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हम गेहूं को खरीफ ऋतु में नहीं उगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन।
8 क्वेश्चन क्या है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर हम खेत में लगातार मतलब एक के बाद एक फसलों को उगाते रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे खेत पर या फिर हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों हमें पता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। अगर हम खेत में लगातार फसल उगाते रहेंगे तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाएगी। इसी कारण से हमें खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि हमें खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। तो आप ये सब लिख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब आपने बहुत बार मैंने आपको बता दिया खरपतवार क्या होता है, खरपतवार क्या होता है। अब तक तो आपको ये याद भी हो गया होगा। तो खरपतवार क्या होता है, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, इन पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और इसको किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, इसको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और ये पशु और मनुष्यों के लिए भी विषैले हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, खरपतवार क्या है, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो आप इसके 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इनको नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो पहला है फसल उगाने से पहले खेत जोतिए, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाएंगे। इसका मतलब है जब हम मिट्टी तैयार करते हैं उसी टाइम आप उन पौधों को जोतते समय वो मिट्टी में दब जाएंगे, जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं खरपतवार। और फिर नेक्स्ट है कि फूल एवं बीज बोने से पहले हाथ से या खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ कर जब हम बुआई करने जाएं तो हमें जो भी खरपतवार वहाँ पर दिखे हम उन्हें हाथों से उखाड़ लें या फिर हम उन्हें खुरपी की सहायता से उखाड़ सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। हमने पढ़ा था ना खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग। ठीक है, जैसे 2,4-D, 4D सारे क्या है, खरपतवार नाशी। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। ये ध्यान रखना होगा बच्चों, आपको कोई भी फसल उगाते हैं, कोई भी चाहे हम फसल उगाए, चाहे धान की हो, गेहूं की हो, गन्ने की हो, मक्के की हो, किसी भी चीज़ की फसल हो, उसके लिए हमें एक निश्चित कृषि पद्धतियाँ अपनानी पड़ती हैं। तो हम उन कृषि पद्धतियों को पढ़ भी चुके हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, पहले मिट्टी तैयार करना। ठीक है, ऐसे लाइन वाइज जो हमने कृषि पद्धतियाँ करी थी उनको आप लिख सकते हैं। तो हमारे इसके आज पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कौन से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो पहले फिल इन द ब्लैंक्स थे उसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो घ पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और जो क पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिलान चिन्ह, वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, उसमें से आपको एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछते हैं। खरीफ फसल और रबी फसल के एग्जाम्पल पूछते हैं, वो ज़्यादा डेफिनेशन नहीं पूछते। तो इसके एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा 4th क्वेश्चन है, उसमें एक इम्पोर्टेंट है, थ्रेशिंग इम्पोर्टेंट है। और 5th क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों जितना आप पढ़ोगे सब आपको इम्पोर्टेंट लगे तो हर एक चीज़ को आप रट्टा मत मारिए, याद कर लीजिए, आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। चाहे फिर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। इसकी जगह पर आपको रबी फसल, जैसे गेहूं एक रबी फसल है, ठीक है, तो कोई और भी रबी फसल होगी उसको भी गेहूं के स्थान पर रख के आपको वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, खरपतवार क्या है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उसे शेयर करें। थैंक यू। इसी के साथ आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें।